हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं महेश सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्या सफ़र 345 के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, किन्हीं कारणोंवश मैं जो है कि वीडियो नहीं बना पा रहा था, उसका कुछ रीज़न था। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पॉलिटी का जीएस में पॉलिटी का सेशन लेके चल रहे थे। तो आज दोस्तों हम लोग इसके पहले जो है संविधान सभा से रिलेटेड जितने प्रश्न अभी तक पूछे गए थे, हमने उन सभी प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया था। दोस्तों, इसी कड़ी में आज जो हम लोगों के सामने प्रश्न है वो दोस्तों हम लोगों के प्रस्तावना से है। प्रस्तावना से अभी तक जितने सवाल बने हैं पीवाईक्यू के, मैं उन सभी प्रश्नों को जो है कि आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। उसी सेशन में दोस्तों आज ये आप लोगों का प्रस्तावना से रिलेटेड पहला वीडियो है, जिसमें मैं 15 प्रश्नों की एक श्रृंखला लेके आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो, सेशन अच्छा लगता हो, प्रश्न आपको अच्छे दिखते हो, पीवाईक्यू आपको नजर आते हो, तो दोस्तों आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जो लोग नए जुड़े वो लोग चैनल को जरूर अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों, हम लोग अपने पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। पहले सवाल में आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। किस भाग को उसके आत्मा की आख्या, मतलब किस भाग को उस संविधान की आत्मा कहा गया है। दोस्तों, पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखा है, पहला ऑप्शन आपको दे रखा है प्रस्तावना, दूसरा है मौलिक अधिकार, तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक। तो दोस्तों इसमें चौथा ऑप्शन टाइपिंग एरर है, जो कि आपके इस पहले सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते दोस्तों, अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया, मतलब किस पार्ट पर विशेष ध्यान दिया। पहला ऑप्शन आपका है यहाँ पर दोस्तों प्रस्तावना पर, दूसरा ऑप्शन है मौलिक अधिकार, तीसरा ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और चौथा ऑप्शन है मूल कर्तव्य। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रस्तावना हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि प्रस्तावना में पूरे संविधान का जो है सारांश आपको उसमें देखने को मिल जाता है ना। तो प्रस्तावना पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। अगले हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका तीसरा सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है। तीसरा सवाल कह रहा है भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि कारण भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। अगर जिनको प्रस्तावना याद है, जिनको पूरा प्रस्तावना याद है, तो आप लोग अगर वहां पर चलेंगे तो यहाँ पर जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है किन शब्दों से शुरू होती है, तो ध्यान रखिएगा इन्हीं शब्दों से शुरू होती है। यहाँ पर आपका पहला दिया है लोकतंत्रवादी, दूसरा आपको दिया है लोक गणराज्य, तीसरा ऑप्शन दिया है लोक प्रभुसत्ता और चौथा ऑप्शन दिया है हम भारत के लोग। अगर आपको यहाँ अच्छे से अगर आपको यहाँ पर प्रस्तावना अगर याद होगी तो प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है वो हम भारत के लोग से शुरू होती है। प्रस्तावना आप लोगों को याद ही होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये आपके प्रस्तावना का है पूरा, और इसकी शुरुआत हुई है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग। ठीक है, भारत है ऑप्शन दे रखा है, इसमें ऑप्शन दे रखा है राष्ट्र निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है या इनमें से कोई नहीं है। तो सबको पता है कि भारत कैसा राज्य है भैया, तो भारत आपका
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपका 5वां सवाल है। 5वें सवाल में आपसे कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि हर एक शब्द का आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष क्या है, पंथ निरपेक्ष क्या है ना, हर चीज आपको क्लियर कट समझ में आना चाहिए। देखो सवाल कहाँ से कितनी गहराई से पूछता है ना। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, क्या इसका ये मीनिंग होता है। दूसरा ऑप्शन है राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना, क्या ऐसा होता है। तीसरा ऑप्शन है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, क्या ऐसा होता है। और चौथा ऑप्शन है कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। यहाँ पर आप अगर देखते होंगे धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि सभी को धर्म की अपने अपने स्वतंत्रता है, आप अपना जो भी प्रतिष्ठान वगैरह करना चाहें कर सकते हैं। तो राज्य सरकार उसमें आपको कोई रोक टोक नहीं करेगी, बल्कि आपको सुरक्षा मुहैया वहाँ पर कराती है। जैसे अपने यहाँ हिंदू धर्म में अगर देखा जाए तो कुंभ मेले का आयोजन होता है, तो सरकार वहाँ पर किसी की भी रहती है, कोई भी सरकार होती है वहाँ पर पूरा सहयोग करती है। ऐसे मुस्लिमों का ईद होता है तो वहाँ पर सहयोग किया जाता है। तो ऐसे ही सभी धर्मों के लोगों को अपने अपने धर्म की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। राज्य सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, बल्कि सहयोग ही वहाँ पर होता है। ठीक है, अगला सवाल नंबर 6 आपका अगर देखा जाए तो सवाल नंबर आपका 6 जो यहाँ पर कह रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है यही आपको बताना है कि भारतीय राज्य कैसा, धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, क्या ऐसा होता है क्या, नहीं। बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, नहीं। तीसरा है अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, नहीं। चौथा है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो किसी धर्म के न तो पक्ष में होती है न तो विरोध में होती है। ठीक है, तो किसी भी धर्म के व्यक्ति को अपने अपने धर्म का कोई भी प्रचार प्रसार करने की पूर्ण रूप से अनुमति है। इसलिए सरकार किसी पर्टिकुलर धर्म के सपोर्ट में नहीं रहता है, सभी के धर्मों के सभी के नियमों का वो क्या करता है, सपोर्ट ही करता है, वहां पर सहयोग जो है प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, किसी निश्चित धर्म का समर्थन वो नहीं करता है, बल्कि सभी धर्मों का समान रूप से वो समर्थन देता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गणतंत्र क्या होता है। देखो आप अगर इसमें देखेंगे गणतंत्र, गण मतलब लोग, लोग मतलब तंत्र, सॉरी गण मतलब लोग, लोगों का यह तंत्र है, लोगों का यह तंत्र मतलब एक प्रकार से आप जाल समझ लीजिए। गणतंत्र क्या होता है ये आपको मीनिंग बताना है ना, यहाँ पर आपको मीनिंग बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन दे रखा है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य होता है, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य होता है, या संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य होता है, या राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। गणतंत्र का मतलब राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, मतलब जो राज्य का जो मुखिया होता है वो किसी पर्टिकुलर वंश के हिसाब से ना हो, बल्कि वो लोगों के द्वारा चुन के आया हो। ठीक है, चलते हम लोग अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, एसएससी में पूछा गया सवाल है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए कह रहा है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किन 2 शब्दों को संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया। उद्देशिका मतलब प्रस्तावना ही होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किन 2 शब्दों को जोड़ा गया। तो पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया है धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, दूसरा ऑप्शन है संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, तीसरा ऑप्शन है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, और चौथा ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द। जो ये दोनों शब्द हैं ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया। ठीक है, तो सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 8वें सवाल के बाद हम लोग 9वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9वां सवाल आपसे देखिए बीपीएससी में पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है। जरा इस सवाल पर हम लोग अवलोकन कर लेते हैं, इस सवाल में क्या आपसे कह रहा है। ठीक है, तो आपसे सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है, किस रूप से घोषित किया गया है। तो भारत किस राज्य, कैसा राज्य है, किस प्रकार से घोषित किया गया है प्रस्तावना में। पहला ऑप्शन दे रखा है एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणराज्य, या एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य, तीसरा ऑप्शन है एक संप्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका
राइट आंसर हो जाएगा सी, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे शब्द आपको प्रस्तावना के अंतर्गत कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं। तो भारत हमारा एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है प्रस्तावना के अंतर्गत। जिनको प्रस्तावना अच्छे से याद है ये सारी चीजें आपको वहां से क्लियर हो जाएंगी। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर आपका 10 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 10 देखिए, यूपी पीसीएस 1997 में पूछा गया सवाल है। जरा इस सवाल की अगर मैं आपसे बातचीत कर लूँ तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भाई अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है गणतंत्र का मतलब क्या होता है, लोगों का तंत्र होता है। गणतंत्र का मतलब लोगों का तंत्र होता है। यहाँ पर कोई वंश के अनुसार नहीं चलता है, बल्कि यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और चुनाव के आधार पर यहाँ का मुखिया तय किया जाता है। तो आपसे पहला ऑप्शन दे रखा है कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास होता है। नहीं, सभी मामलों में नहीं होता भाई, आप केवल मुखिया चुन सकते हो, जनता का ये पूरा अधिकार है ना। तो दूसरा ऑप्शन कह रहा है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। नहीं, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है और भारत राज्यों का एक संघ है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? एमपीपीएससी 2004 का सवाल है। एमपीपीसीएस में पूछा है कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है? अभी अभी हमने आपको उद्देशिका पूरा पढ़ के बताया, उद्देशिका के अंतर्गत कौन सा शब्द नहीं है। ध्यान रखना, उद्देशिका से बहुत बार सवाल पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस सेशन को पहले करवा दे रहा हूँ। कौन सा शब्द नहीं है? क्या समाजवादी नहीं है? तो है, ठीक है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है, लेकिन लोक कल्याण शब्द हमारे उद्देशिका में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। इसलिए आपका यहाँ पर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल की अगर हम आपसे बातचीत कर लें, 12 नंबर एसएससी 2015 में पूछा गया सवाल है। एसएससी 2015 में सवाल क्या कह रहा है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। भारत को गणराज्य क्यों माना जाता है, मुख्य रूप से क्यों कहा जाता है, इसका आपको जवाब देना है। पहला ऑप्शन आपको कह रहा है कि राज्याध्यक्ष का जो चुनाव होता है, राज्याध्यक्ष का क्या होता है? चुनाव होता है। अभी अभी हमने आपको बोला कि जो हमारे स्टेट का मुखिया होता है वो वंशानुगत नहीं होता, बल्कि उसका चुनाव होता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली भारत को, क्या इस वजह से गणराज्य? नहीं भैया, उसका अपना लिखित संविधान है तो इसके आधार पे भी नहीं है। उसकी सरकार संसदीय प्रणाली है तो इसके आधार पर नहीं। भाई साहब, गणराज्य का मतलब जनता वहाँ के मुखिया को चुन ले, यही होता है। क्या होता है? गणराज्य उसी को कहा जाता है कि राज्याध्यक्ष का जो होता है क्या होता है? चुनाव होता है, जैसे हम लोग सीएम का चुनाव करते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल की बात कर लेते हैं। बड़ा अच्छा शब्द है यहाँ पर, देखिए, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर। सेकुलर शब्द का अर्थ क्या होता है ना? सेकुलर शब्द, तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। अगला है एकेश्वरवाद, सी ऑप्शन है बहुदेववाद, और डी ऑप्शन है सभी धर्म की अस्वीकृति। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो होता है सेकुलर का होता है कि सभी लोग अपने अपने धर्म की उपासना कर सकते हैं, पूजा उपासना अर्चना कर सकते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता सेकुलर के अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 14 की हम लोग बात करते हैं। सवाल नंबर 14 देखो, बहुत ही बढ़िया सवाल है ना। ये देखो, हमने यहाँ पर आपसे, देखो मैं ये चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर किसी भी सवाल को हमने छोड़ने का कोशिश नहीं किया, चाहे वो छोटे सवाल रहे हो चाहे बड़े सवाल रहे हो। ऐसा नहीं कि सेंटेंस हमने बड़े बड़े देखा तो सवाल को मैं क्या करूं, उसको हटा दूं, ऐसा नहीं है। मैंने आपके लिए पूरा कोशिश की है कि अच्छे अच्छे सवालों को मैं यहाँ से प्रमोट कर सकूं। ठीक है दोस्तों, इसमें आपसे क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित क्या है भैया? प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। उसका क्या अर्थ निकलता है, हम भारत के लोग का मीनिंग क्या होता है? तो क्या पहला ऑप्शन कह रहा है भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। दूसरा ऑप्शन है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। नहीं भैया, संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। और अगला है आपका भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। नहीं भैया, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा तय हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? सवाल नंबर 15, और आज के सेशन का ये लास्ट सवाल होगा। तो दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे। आप अपना अगर पॉलिटी पढ़े होंगे तो आप देखेंगे ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको डिस्कस किया गया होगा।
वहीं से आपको क्या क्या सवाल बनता है मैं उनको छांट के मैंने प्रयास किया है कि आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास करूं। आप यहां पर प्रैक्टिस करें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा आने वाले सभी एग्जाम्स में। तो ये मैं लास्ट सवाल आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। समाजवाद का क्या अर्थ होता है? देखो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है समाजवाद। समाजवाद का क्या अर्थ होता है? सामाजिक नियंत्रण नहीं होता है, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय और सामाजिक स्पर्धा। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय। मतलब हर जाति, बिरादरी, धर्म, हर तबके, अमीर गरीब, सबको समाज के अनुसार सामाजिक रूप से इक्वल न्याय मिले, यही समाजवाद का क्या होता है? मूल अर्थ होता है। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी के लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन आपको मज़ेदार लग रहे हो, तो सेशन को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, दबा के शेयर करिए यार, इतना शेयर कर दीजिए कि बहुत तेज़ जो है कि ये मतलब कि थोड़ा सा प्रमोशन अच्छा खासा हो सके दोस्तों। और आप सभी के लिए दोस्तों शुभ रात्रि। आज के लिए बस इतना ही। मैं जो है आप सभी लोगों से आशा करूँगा आप सभी लोग बहुत ही अच्छा काम करोगे। जय हिंद, जय भारत।